हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग और आज हम फ्लूइड चैप्टर में बॉयंट फोर्स और बायंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बॉयंट फोर्स और बायंसी होता क्या है, इस चीज़ को हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर मान लो मैं किसी भी फ्लूइड में या किसी भी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोता हूँ, तो जब उस ऑब्जेक्ट को आप बाहर की तरफ उसका वेट मेजर करोगे और जब उसे डुबोगे तो डुबोने के बाद वो थोड़ा सा हल्का फील होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस लिक्विड की एक टेंडेंसी की वजह से होता है कि किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो ये फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को हम बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट या लॉस ऑफ वेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को, किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डुबोया जाता है तो फ्लूइड उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स। और फ्लूइड की ये टेंडेंसी कि उसमें किसी भी चीज़ को डुबोने पर उसे फोर्स लगाना ऊपर की तरफ, ये जो टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड है इसे हम क्या कहते हैं? बॉयंसी। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स तो क्या हो गया? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी व्हेनेवर इट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। और बॉयंसी क्या हो गया? टेंडेंसी ऑफ लिक्विड या टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू एक्सर्ट फोर्स। ठीक है, तो ये जो बॉयंट फोर्स है, इस बॉयंट फोर्स को, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगता है और परपेंडिकुलर टू सरफेस लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे अपथ्रस्ट भी कहते हैं, अपथ्रस्ट। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट एक ही बात है। ठीक है, और सोचो कि अगर मान लो इस अपथ्रस्ट की वजह से होगा क्या। सोचो, अगर मान लो मैं इस बॉडी को हवा में तोलता हूं, ठीक है, हवा में तोलता हूं और सपोज करो कि ये 10 न्यूटन की आ रही है। ठीक है, अगर मान लो इस बॉडी को मैंने हवा में तोला तो ये 10 न्यूटन की आ रही है, यानी 10 न्यूटन क्या हो गया? इसका mg, इसका वेट हो गया, राइट। अब जैसे ही मैंने इसको डुबाया अंदर तो ये बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इस पर। ठीक है, बॉयंट फोर्स मान लो कि कुछ भी लग रहा है, सपोज करो 2 न्यूटन, तो डुबोने के बाद ये हल्का हो जाएगा या भारी हो जाएगा? सोच के देखो। ठीक है, तो 10 न्यूटन इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और 2 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जो नेट फोर्स इस पर लगेगा वो कितना लगेगा? 10 - 2। ठीक है, तो ये जो 10 - 2 यानी कि 8 आया, तो ये इसका अपेरेंट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपेरेंट वेट, क्योंकि इसका वेट चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन इस बॉयंट फोर्स की वजह से इसके वेट में कुछ कमी हमें अपीयर हो रही है। ठीक है, इसलिए इसे बोलेंगे अपेरेंट वेट, यानी आप कह सकते हो कि अपेरेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी माइनस बॉयंट फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी माइनस बॉयंट फोर्स। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि बॉयंट फोर्स इज व्हाट? इट इज वेट इन एयर, यानी क्या हो गया? रियल वेट एक्चुअली, माइनस एयर की जगह आप वैक्यूम लो तो और सही है। ठीक है, तो वेट इन एयर, क्योंकि एयर भी कुछ बॉयंट फोर्स लगाते हैं बट वो नेग्लिजिबल लेते हैं जब तक हमसे कहा नहीं जाए। ठीक है, तो वेट इन एयर माइनस ये हो जाएगा वेट इन फ्लूइड। ठीक है, वेट इन फ्लूइड। तो यानी कि बॉयंट फोर्स जो है वो वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड, यानी जितना वेट उसका एयर में आया था वो कितना था? 10 न्यूटन, और वेट इन फ्लूइड कितना आ रहा है? 8 न्यूटन। 10 - 8 यानी 2 न्यूटन का बॉयंट फोर्स लगा। तो क्या मैं इसको लॉस ऑफ वेट भी बोल सकता हूं? तो यानी कि बॉयंट फोर्स के 3 नाम हो गए, अलग अलग नामों से हमें पहचानना है। ठीक है, ये एक ही बात कर रहा है, बॉयंट फोर्स तो बोलेगा ही सही। इसके अलावा वो और क्या बोल सकता है? वो बोल सकता है आपको अपथ्रस्ट, कि किसी बॉडी पर अपथ्रस्ट इतने न्यूटन का लग रहा है। या वो और क्या बोल सकता है? वो बोल सकता है कि किसी बॉडी को फ्लूइड में डुबोया तो उस पर जो लॉस ऑफ वेट है वो इतना हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, वो तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो क्या बॉयंट फोर्स और बॉयंसी आपको क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अब जो अगला सवाल आता है कि भाई ये बॉयंट फोर्स या बॉयंसी कितना होगा? ठीक है, ये हमें देखना है। तो बॉयंट फोर्स या बॉयंसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सपोज। ठीक है, तो हमने क्या किया कि, और इसका कॉज क्या है ये भी हमें समझ में आएगा इससे।
तो सपोज करो कि आपने वही एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर का में आपने, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को डुबो देता हूं अभी, किसी भी शेप का हो सकता है। इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए लिया, ठीक है, और इसकी हाइट है h, ठीक है। अब अगर मान लो टॉप ऑफ द लिक्विड से ये जो टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी वो h1 डेप्थ पर है और बॉटम सरफेस h2 डेप्थ पर है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू कितना होगा, h2 माइनस h1। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h2 माइनस h1। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा एरिया इंटू h, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया इंटू h2 माइनस h1, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब सोचो कि भाई मैंने बोला कॉज ऑफ बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स का कारण क्या है, इसको समझते हैं अपन ने पढ़ा था कि किसी भी लिक्विड की अगर मैं किसी एक लेवल पर या किसी एक डेप्थ पर बात करूं, ठीक है, मान लो मैंने h2 डेप्थ पर कोई पॉइंट मार्क किया, ठीक है, तो इसका जो प्रेशर है कुछ ना कुछ होगा, उस प्रेशर को मैं बोल देता हूं P2। और यहाँ पर ने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो यानी P2 इस पर ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। इस सरफेस पर प्रेशर मुझे मेजर करना है, इस लेवल का प्रेशर है P2, तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर यानी ऊपर की तरफ लगेगा। इसके अलावा इसी लिक्विड का यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, P1, ठीक है, और वो किधर की तरफ लगेगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, यानी ये नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अभी मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कोई काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लिक्विड की वजह से निकालना है ओनली, ठीक है। तो P2 की वैल्यू कितनी होगी, केवल लिक्विड की वजह से अगर मैं काउंट करूँ, ठीक है, तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक कैलकुलेट कर भी दूंगा तब भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अभी अपन को लिक्विड की वजह से निकालना है। तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी, रो जी इंटू H2। प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रो जी एच, ठीक है। अगर मैं P1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी बताओ, ठीक है, H1 डेप्थ पर है, ठीक है, रो क्या है इसकी, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी जानते हैं अपन, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी हो गई रो, या रो लिक्विड भी बोल सकते हैं आप इसको चाहो तो रो L इंटू जी इंटू H1, ये P1 पर प्रेशर हो जाएगा, यानी H1 डेप्थ पर प्रेशर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब सोचो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये सोचना है अपन को। तो अपने को पता है यार कि H2 की वैल्यू ग्रेटर देन H1 है, इतना तो दिख रहा है हमें, H2 की वैल्यू ग्रेटर देन H1 है, और H2 रो एल जी दोनों में आ रहा है, यानी H2 अगर H1 से बड़ा है तो P2 की वैल्यू ग्रेटर देन P1 आएगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि P2 इज ग्रेटर देन P1। अब P2 क्या कर रहा है, इसको P2 इस सिलेंडर को ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है और P1 इस सिलेंडर को नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, ठीक है, बट P2 जीतेगा, क्यों, क्योंकि P2 बड़ा है, ठीक है। तो P2 जीतेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो नेट प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा, जो नेट प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, P2 माइनस P1, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। यहां तक तो बात समझ में आ रही है भाई, P2 ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है, P1 नीचे की तरफ धक्का मार रहा है, ठीक है, और नेट P2 बड़ा है P1 से, यानी ऊपर की तरफ धक्का मारने वाला बड़ा है, तो रिजल्टेंट किधर की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ। कितना आना चाहिए, P2 माइनस P1 आना चाहिए। ये आया नेट प्रेशर, ठीक है, पर मुझे निकालना है नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, यानी P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया, या यूं कह सकते हो कि नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आएगा, P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ द सिलेंडर। एरिया कौन सा, एक क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, ठीक है। अच्छा ये किधर की तरफ लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि नेट प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स भी किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू एरिया, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अपवर्ड, ठीक है भाई। ये बात तो समझ में आ गई कि भाई नेट फोर्स जो है वो P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऊपर की तरफ लग रहा है। इस नेट फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स।
अब थ्रस्ट या बायंड फोर्स। अब थ्रस्ट अब समझ में आ रहा हो क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और परपेंडिकुलर फोर्स है तो थ्रस्ट बोलेंगे, इसलिए इसे आप थ्रस्ट बोलते हैं। और या इसका दूसरा नाम क्या है, बायंड फोर्स। तो बायंड फोर्स का रीजन समझ में आया, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो नेट फोर्स क्रिएट हुआ P2 माइनस P1 इंटू एरिया, इसको हम बायंड फोर्स बोलेंगे। तो बायंड फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू एरिया। अब इसकी वैल्यू डालते हैं, P2 की वैल्यू कितनी होगी, रो लिक्विड इंटू जी इंटू H2 माइनस रो लिक्विड इंटू जी इंटू H1 होल इंटू एरिया। इसको मैं रो लिक्विड इंटू जी कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1 इंटू एरिया। और H2 माइनस H1 इंटू एरिया क्या था, वॉल्यूम। ठीक है, किसका वॉल्यूम, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जो ये बॉडी डूबी हुई है उसका वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू रो लिक्विड इनटू, इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूं, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो ये हो जाएगा रो लिक्विड इनटू वी सबमर्ज्ड इनटू जी, ये आपका नेट बायंड फोर्स हो जाएगा। यानी ये बायंड फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, और ऊपर की तरफ। तो एफ बी इज इक्वल टू रो लिक्विड इंटू वी सबमर्ज इंटू जी, ये बायंड फोर्स का फॉर्मूला अपने पास आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको पोज करके आप लिख लो। तो बायंड फोर्स आ गया रो लिक्विड इंटू वी सबमर्ज इंटू जी, ये याद भी होना चाहिए भाई, है ना। दो फॉर्मूले अब तक अपने पे तैयार हो चुके हैं जो हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बार बार काम आएंगे। कौन कौन से, एक तो प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच, रो जी एच, है ना। और दूसरा क्या था, बायंड फोर्स, रो वी जी। बायंड फोर्स का क्या हो गया, रो वी जी, रो लिक्विड इंटू वी सबमर्ज्ड इंटू जी। वी सबमर्ज मतलब कितना डूबा हुआ वॉल्यूम है, और रो लिक्विड मतलब जो जिस भी लिक्विड में डूबा है उसकी डेंसिटी। ठीक है, और जी को तो अपन जानते ही है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है कि भाई अब अगर कोई पूछे कि ये जो बायंड फोर्स है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायंड फोर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायंड फोर्स। ठीक है, बायंड फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को देख के इतना तो बता ही सकते हैं कि भाई बायंड फोर्स किस पे डिपेंड करता है, रो लिक्विड, यानी किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या फ्लूइड बोल सकते हो क्योंकि लिक्विड में सब कुछ आ गया, लिक्विड फ्लूइड के अंदर लिक्विड गैस दोनों आ जाते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी बोल सकते हो। और किस पर डिपेंड करेगा, वी सबमर्ज्ड यानी सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ठीक है, यानी शेप साइज पर डिपेंड कर रहा है एक तरह से। शेप साइज का मतलब क्या हो गया, शेप या बदल गया या साइज बदल गया तो वॉल्यूम बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड कर रहा है एक तरह से। ठीक है, सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि कुछ बाहर भी हो सकता है, हमें बाहर वाले वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करना, केवल डूबे हुए वॉल्यूम को कंसीडर करना है। थर्ड और क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है भाई। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और फैक्टर है जिसमें डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे भाई, देखो टेम्परेचर पे डायरेक्टली तो हमें नहीं दिख रहा है, इसमें टेम्परेचर तो आ नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली डेंसिटी के थ्रू ये डिपेंड करता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर मान लो मैंने किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, या सॉरी किसी भी लिक्विड का या फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, तो जब मैं फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो दूर दूर वाइब्रेट होंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर जाएंगे यानी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो सेम ही है, मॉलिक्यूल्स तो वो की वही है, लेकिन वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम में वॉल्यूम बढ़ गया, यानी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके रो सिंबल से बताते हैं डेंसिटी को, तो ये डिक्रीज हो जाती है। अब डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो बायंड फोर्स
डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉयंट फोर्स घटता है। ठीक है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स किस किस पर डिपेंड कर दिया, एक तो डेंसिटी पर, शेप या साइज या वॉल्यूम बोल सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बॉयंट फोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको पोज करके लिख लें अपन। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में अगर हम देखें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बताता है ये? तो ये बताता है कि किसी भी बॉडी को जब हम फ्लूइड में डुबोते हैं तो उस केस में उस पर कितना बॉयंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सर रो लिक्विड इंटू वी सबमर्ज इंटू जी के बराबर लगेगा। सही बात है। ठीक है, पर मान लो मुझे नहीं पता यार कि उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो फिर मैं कैसे निकालूं? तो उसके लिए इन्होंने बताया कि भाई अगर मैं किसी भी फ्लूइड में इसको डुबाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि जब भी कोई बॉडी डूबती है फ्लूइड के अंदर तो जितना बॉडी का वॉल्यूम होता है उतने वॉल्यूम के बराबर जगह उसे चाहिए। भाई मान लो कि ये आपके कोई कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कोई भी बॉडी को डुबोया तो ऑब्वियसली बात है कि ये बॉडी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना, और जितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई करती है उसी को इस बॉडी का वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ये जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उतनी जगह लिक्विड को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम बॉडी की बात कर रहे हैं, वो बराबर होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम के, क्योंकि इसने डिस्प्लेस किया है लिक्विड को अपनी जगह से ताकि वो अपनी जगह बना सके। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड बॉडी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो गई, ये बात तो सब आराम से समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी किसी बॉडी को फ्लूइड में डुबोया जाएगा तो उस पे लगने वाला बॉयंट फोर्स वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी के बराबर होगा। ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। अब कैसे, इसको समझें अपन। ठीक है, भाई ये कैसे हुआ, तो इसके लिए अपन देखें ध्यान से। तो अगर मान लो मैंने यहां पर इसको डुबो रखा है, ठीक है, ये हाइट है h2, ये है h1 और ये है h, यानी h इज इक्वल टू h2 माइनस h1। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि बताओ इस बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, इस बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो इस बॉडी का वॉल्यूम हो जाएगा, अभी निकाला था अपन ने, इसका एरिया मान लो a है। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू h2 माइनस h1। ठीक है, या a इंटू h भी बोल सकते हो। ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो गया। अब अपन ने बोला वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसका मतलब जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वॉल्यूम भी यही है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि भाई अगर मान लो मैं पूछूं कि बताओ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ये कितना होगा,
तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, अब वेट क्या होता है, मास इनटू जी। किसका मास, जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया अपनी जगह बनाने के लिए, उसका मास इनटू जी। अब मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जब मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो डेंसिटी भी लिक्विड की लूंगा, ठीक है। तो रो लिक्विड इनटू वी डिस्प्लेस्ड इनटू जी, डीआईएस मतलब डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ। अब अपन जानते हैं कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और बॉडी का सबमर्ज्ड वॉल्यूम बराबर होता है, बॉडी का सबमर्ज्ड वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बराबर होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू रो लिक्विड इनटू वी सबमर्ज्ड इनटू जी। और ये अभी हमने पढ़ा था कि रो लिक्विड इनटू वी सबमर्ज्ड इनटू जी किसके बराबर होता है, बॉयंट फोर्स के, ठीक है। तो यानी क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही तो कह रहा है कि भाई बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बॉयंट फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, इसके बराबर है, ठीक है। तो हम इसे आराम से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसको पोज करके लिख लो। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, भाई एनालिटिकली तो अपन ने आराम से निकाल दिया कि भाई ना रो वी जी के बराबर आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब बॉयंट फोर्स वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आ रहा था, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेटअप में क्या क्या होता है इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और एक स्पाउट बनी हुई है, यानी एक रास्ता बना हुआ है जिससे फ्लूइड बाहर आ सकता है, ठीक है। इसको बिल्कुल यहाँ तक स्पाउट तक भर दिया अपन ने, इससे ज़्यादा भर भी नहीं सकते क्योंकि बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने दो चीज़ें और ली, एक बॉडी जिसको डुबोना है, ठीक है, मान लो अपन बॉडी को ए बोल देते हैं, ठीक है। इसको मैंने एक स्प्रिंग से हवा में तोड़ लिया, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ W एयर, यानी एयर में या किसी भी वैक्यूम में ए की वेट कितना आ रहा है, ए का वेट कितना आ रहा है, उसको मैंने W ए बोल दिया एयर में, ठीक है। अब मैंने एक खाली कंटेनर लिया, इस खाली कंटेनर को मैंने तोड़ लिया, एम्प्टी कंटेनर, ठीक है। एक एम्प्टी कंटेनर लिया है और उसको मैंने हवा में तोड़ लिया कि भाई कितना आ रहा है, तो इसको मैंने बोला W कंटेनर, WC मतलब समझिए खाली कंटेनर का वेट, है ना। अब मैंने क्या किया, इस खाली कंटेनर को यहां रख दिया, ठीक। अब इस ए ब्लॉक को इसके अंदर डुबोया, ए ब्लॉक को इसके अंदर डुबो दिया। ए ब्लॉक को जैसे ही मैं इसके अंदर डुबोऊंगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतनी जगह चाहिए, इसको जगह चाहिए तो क्या करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा जिसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बॉडी के वॉल्यूम के, सबमर्ज वॉल्यूम के। अब वो जो लिक्विड है वो स्पाउट के थ्रू होके इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, यानी जो हमारी नई सिचुएशन है वो कैसी बनेगी, यानी इसमें से कुछ लिक्विड निकल के यहां पर आ गया। कितना आएगा वो भी हमें पता है कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इतना यहां पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब ये डूबी हुई कंडीशन है तब इसका वेट मेजर करेंगे, किसका, बॉडी का, ठीक है। वो आ जाएगा वेट इन लिक्विड, वेट इन लिक्विड या वेट इन फ्लूइड बोल सकते हो, वेट इन फ्लूइड हो गया, ठीक है। अब ये जो भरा हुआ कंटेनर है, ठीक है, उसको तोलेंगे,
उसको जब हम तोलेंगे तो वो आएगा आपका W कंटेनर प्लस W लिक्विड। ठीक है, W कंटेनर प्लस लिक्विड, यानी यूँ कह सकते हो कि कंटेनर प्लस लिक्विड दोनों का मिला के वेट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम सोचें तो वेट इन एयर, यानी इस ब्लॉक का एयर में जो वेट आ रहा था वो WA था। इस ब्लॉक को डुबोने के बाद जो वेट आया W इन लिक्विड आया, तो ये वाला वेट ज्यादा होगा, ये कम होगा। क्यों? बॉयंट फोर्स की वजह से। तो बॉयंट फोर्स क्या था? लॉस ऑफ वेट। मैंने बताया था 3 नाम है। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है? लॉस ऑफ वेट, यानी बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू हो गया लॉस ऑफ वेट। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो ये कैलकुलेट करेंगे W एयर माइनस W इन लिक्विड। बॉडी का एयर में जो वेट कैलकुलेट किया, बॉडी का लिक्विड में जो वेट कैलकुलेट किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा? बॉयंट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है कि जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया उसका वेट कितना है। जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट कितना है। तो हमने क्या किया कि खाली कंटेनर को तोला था, फिर भरे हुए कंटेनर को तोला था। तो अगर मैं W कंटेनर प्लस लिक्विड में से W कंटेनर घटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब दोनों चीजें मैं प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। W एयर माइनस W लिक्विड भी पता चल जाएगा और W ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी पता चल गया। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो एक्चुअली ये और ये दोनों बराबर आ रहे थे। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर आ रहे थे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा था? W ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और यही क्या कहलाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाता है। तो इस तरह से हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक नोट कर लो इसको पॉज करके।